इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है पूर्वांचल से निकलेगी जीत की राह। पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं और पूर्वांचल एक ऐसा इलाका है जहां के लोग बड़े प्यारे होते हैं। वो गाना आपने ज़रूर सुना होगा, पूरब दिशा से परदेसिया आया। तो वो इतना प्यार करते हैं कि जो भी वहां जाता है उसको वो अपना लेते हैं, कोई भी हो। अब देखिए ना, वहाँ के प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री को भी वहाँ से अपनाया है। काशी से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और वहीं से योगी जी भी आते हैं। योगी गोरखपुर से योगी जी आते हैं। महेंद्र नाथ पांडे, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, 3 कैबिनेट मंत्री ये, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी, और 2 राज्य मंत्री भी और दे दिए पूर्वांचल को। मोदी जी ने अभी जो एक्सपेंशन किया, पंकज चौधरी और साथ साथ में अनुप्रिया पटेल। तो कुल मिलाकर के उन्होंने अपनी जो किलेबंदी है वो कर दिया है। बताते चले आपको कि पूर्वांचल में कुल 26 जिले हैं, जिसमें से 156 सीट्स हैं, और इन 156 सीट में से 119 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में थी मात्र, समाजवादी पार्टी के पास में मात्र 18, और बीएसपी के पास में 12 और कांग्रेस के पास 4 थी। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। कभी वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, तो कभी दूसरे इलाकों में जा करके, जैसे कल उन्होंने जा करके पूर्वांचल में 9 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया, और तमाम अभी एम्स में भी जाएंगे, गोरखपुर के एम्स का भी उद्घाटन करेंगे, और तमाम पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेकर के चीज़ें हैं जिनका वो लोकार्पण भी करेंगे। तो पूरी किलेबंदी की जा रही है, घेरेबंदी की जा रही है। हमने आपको गिनाया कि कितने बड़े कद्दावर नेता पूर्वांचल से आते हैं, तो किलेबंदी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। इसी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की किलेबंदी कर रही है। अब विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर के सतर्क हैं। समाजवादी पार्टी से चूंकि उनका सीधे मुकाबला है, और कल प्रधानमंत्री जी ने लगातार समाजवादी पार्टी को ही निशाने पर रखा और कहा कि परिवारवाद और गुंडागर्दी को लेकर के अखिलेश को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन अखिलेश ने भी अपनी पूरी तैयारी वहां पर कर रखी है, तमाम कद्दावर नेताओं को वहां पर उतार दिया। खुद अखिलेश पूर्वांचल से आते हैं, आजमगढ़ के सांसद हैं। रमाकांत यादव भी आजमगढ़ से सांसद रहे हैं, और उसके साथ साथ में उनके कई, अंबिका चौधरी हो या इंद्रजीत सरोज हैं जो बसपा से होकर के आए हैं, तमाम बड़े चेहरे पूर्वांचल में उतार दिए उन्होंने, जिससे कि पूर्वांचल का रण जीता जा सके। ये पूरी किलेबंदी हो चुकी है। अब जीत की राह किसकी ओर जाएगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा कोशिश कर रही है। महिलाओं को 40% देने का, आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन देंगी और स्कूटी भी देंगी। पूरा फोकस महिलाओं पर है। क्या वो एंट्री यहाँ पर पूर्वांचल में कर पाएगी, ये अपने आप में सवाल है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं कि वहां की वास्तविक स्थिति क्या है, और कैसे किन पार्टियों ने कितनी किलेबंदी वहां पर कर रखी है। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर पर रौरा सफन के प्रणाम का रहल बानी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल की धरती कुशीनगर से 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए पूर्ववर्ती सरकारों, खासकर समाजवादी पार्टी को परिवारवादी करार दिया और कहा कि उन्होंने घर परिवार का भला करने के अलावा कुछ नहीं किया, जबकि योगी सरकार में माफिया सूबे में माफी मांगता फिर रहा है। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान
समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। बुधवार को बरवा फार्म पर आयोजित जनसभा में आई कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ से सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी भाषा से की। जवने के रौरा सब बहुत दिन से आगोरत रहली, अब ऐजा से जहाज उड़ी। लोगों का मिजाज भांपकर पीएम मोदी ने जमकर सपा को निशाने पर लिया और साफ कर दिया कि 2022 में चेहरा योगी आदित्यनाथ का ही होगा और टक्कर समाजवादी पार्टी से होगी। बता दें, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को चुनावी मुद्दा बनाया है, तो इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादियों को माफिया प्रेम पर प्रहार करते हुए योगी की बुलडोजर नीति समझाई। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या पूर्वांचल से बीजेपी की जीत की राह निकलेगी? कि इतनी गुंडई और इतना अपमान पुलिस ने किया है, सरकार की वजह से सरकार अपमानित करा रही है। सरकार अपमानित करा रही है पुलिस से जनता को। सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। योगी जी और उनकी टीम उस भू माफिया को ध्वस्त कर रही है जो गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों की जमीन पर बुरी नजर रखता था, अवैध कब्जा करता था। दरअसल देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो यूपी को जीतने के लिए पूर्वांचल को जीतना जरूरी माना गया है। बीजेपी ने इसे फार्मूले के तहत 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के इलाके में बड़ी जीत दर्ज की थी। इस जीत में ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ छोटी छोटी जातियों की अहम भूमिका थी, लेकिन 2022 के चुनाव में समीकरण बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 162 विधानसभा सीटें पूर्वांचल में आती हैं, जो 33% होती हैं। पूर्वांचल के इलाके में 28 जिले आते हैं, जो सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते हैं। इनमें वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी जिले शामिल हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल की 164 में से बीजेपी ने 115 सीटें जीती थी, जबकि सपा ने 17, बसपा ने 14, कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थी। हालांकि पिछले 3 दशक में पूर्वांचल का मतदाता कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में एक का साथ छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ता रहा है। सपा 2012 और बसपा 2007 में पूर्वांचल में बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद भी अपनी पकड़ मजबूत नहीं बनाए रख सकी। 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल इलाके में भले ही क्लीन स्वीप किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटें पूर्वांचल में गंवा दी। हाल ही में हुए जिला पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को सत्ता में रहते हुए पूर्वांचल के आजमगढ़, बलिया और संत कबीर नगर में सपा के हाथों मात खानी पड़ी थी। 2022 के चुनाव में अखिलेश ने जिस तरह से राजभर और संजय चौहान से हाथ मिलाया है, बीजेपी के लिए उसके ही गढ़ पूर्वांचल में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में पूर्वांचल से बीजेपी की जीत की राह निकलेगी, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपक सोनकर जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। हमारे साथ यहाँ प्रमोद गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। प्रभाकर पांडे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। और डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और एक और खास मेहमान हमारे साथ कानपुर स्टूडियो से जुड़े हैं,
रोहित सक्सेना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधा रुख करेंगे दीपक सोनकर जी का। दीपक जी, कैसे निकलेगी जीत की राह? बड़े कद्दावर नेता हैं पूर्वांचल में आपके, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी, बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता हैं वहां पर। लेकिन उसके बाद जो 2019 का चुनाव हुआ उसमें आपको थोड़ा नुकसान हुआ और अभी पंचायत के चुनाव में भी काफी दिक्कतें आपको सामने फेस करनी पड़ी। तो कैसे निकलेगी 2022 में जीत की राह यहां से? देखिए प्रदीप जी, जीत की राह विकास के तौर पर निकलेगी। पूर्वांचल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल क्षेत्र में 4.5 वर्षों में जो एक बदलाव साफ नजर आ रहा है, जो एक विकास की दौर, एक लहर चल पड़ी है पूर्वांचल क्षेत्र में। आप कल का ही उदाहरण ले सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया। उस एयरपोर्ट से हम लोगों को एक बुद्ध जी की धरती पर हम लोग को एक सुविधा का केंद्र बनेगा और देखने को मिलेगा कि हम उसमें व्यापार की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, रोजगार के क्षेत्र में भी हमको एक नई उपलब्धि मिलने का काम होगा। पूर्वांचल क्षेत्र की अगर विकास की बात हम करते हैं तो चाहे वो गोरखपुर एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, ऐसे सारे उदाहरण आज भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 वर्षों में करके दिखाने का काम किया है। और इन्हीं मुद्दों के साथ में भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल हो या संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 2022 के अंदर अपनी जीत हासिल करेगी। ठीक है दीपक जी। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप? आपने भी काफी किलेबंदी वहां पर की है, अखिलेश जी भी वहीं से आते हैं, रमाकांत यादव भी हैं, अंबिका चौधरी से लेकर के तमाम बड़े नेता वहां से आते हैं। और जिस तरह से आपने पंचायत चुनाव में मुश्किल राह कर दी थी भारतीय जनता पार्टी की, लगता है 2012 में आपके लिए कोई राह निकलेगी यहां पर जीत की? देखिए प्रदीप जी, मैं निश्चित तौर पर आपसे कह सकता हूं कि जो पूर्वांचल है उसने समाजवादी पार्टी के लिए अपने दिल के सब दरवाजे खोल दिए हैं। आप जिस भी मीटिंग में देख लीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देख लीजिए, कितना अपार जन सैलाब वहां पे इकट्ठा हो जाता है। जबकि मुख्यमंत्री को आज एक गिनाना पड़ा कि पीएम मोदी की सभा में कितने लोग थे। ये आप समझने की कोशिश करिए कि उन्हें आज एक गिनाना पड़ा कि पीएम मोदी की सभा में आज कितने लोग थे वहां पर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब जमीनें हिल चुकी हैं और अब जनता जो इनसे सवाल कर रही है कि आपने पिछले 4.5 साल में आपने विकास किया तो किया कहां? आखिर इस पृथ्वी पे किया, इस भारत भूमि पे किया या किसी दूसरे प्लेनेट पे किया? इनका सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कहीं पर भी जमीनी धरातल पे कोई काम इनका दिखता ही नहीं। मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा इनसे। आप बताइए, भ्रष्टाचार जो है आज चरम पे पहुंच गया। पुलिस प्रशासन ने जनता के ऊपर इतने अत्याचार किए हैं, केवल किसकी सह पे? केवल राजनीतिक संरक्षण की वजह से। आप आने वाले समय में दीपावली थी भाई, आप समझ लीजिए, मोदी जी बोले, योगी जी बोले, किसी ने कहा कि दीपावली जो जनता का दिवाला निकल गया, जो इतनी महंगाई चरम पे पहुंची हुई है, वो दिवाली कैसे मनाएगी? आप एक चीज देख लीजिए, अभी 2 दिन की जो मूसलाधार बारिश हुई जिसमें जल प्रलय आ गई है, उसमें खड़ी फसल नष्ट हो गई, किसानों की धान की फसल चली गई, आलू चला गया, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। कैसी संवेदनहीनता? क्या मतलब किसान मर रहा है, मरने दिया जाए उसे, उसके लिए एक शब्द आपने नहीं बोला। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि देखिए समाज। ठीक है डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, जी
देखिए मेरा यही है। ठीक है सर, मैं आऊंगा दोबारा से आपके पास में। बाकी लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। प्रभाकर पांडे जी, आपको क्या लगता है कि जो ये स्मार्ट आपने कार्ड खेला है, ट्रम्प कार्ड हम कह सकते हैं खेला है, उससे क्या लगता है कि पूर्वांचल में आपकी राह आसान होगी? विश्वकर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी का विकास, अगर माफियाओं का माफी मांगना, अपराधियों का प्रदेश छोड़ देना, अगर यह विकास है, पूरी प्रदेश की जनता यह देख रही है। उसके बाद भी दलित बेटी की साथ बलात्कार हो रहा है, उसके बाद भी हवालात में सफाई कर्मचारी मारा जा रहा है, उसके बाद भी व्यापारी की सरेआम पुलिस वालों द्वारा हत्या कर दी जा रही है। अरे वाह, भारतीय जनता पार्टी का विकास। माननीय प्रधानमंत्री जी, कल आप उद्घाटन किया उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज का, फिर अगला 25 तारीख को सिद्धार्थनगर। मैं आज तक नहीं समझ पाया विश्वकर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के राजनीति और देश के साथ ये छल है, छद्म है, क्या है, आज तक समझ नहीं पाई कांग्रेस इस बात को। ये भारतीय जनमानस के रिसोर्सेस से, उनके पैसे से प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व का भ्रमण किए, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी। जी। कौन सी कूटनीतिक सफलताएं प्राप्त कर लिए? आज भी पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, आज भी चाइना आंख दिखा रहा है। कैसी कूटनीति आपकी, ये जनता देख रही है जी। और अभी 2 दिन पहले आप गए हैं उद्घाटन करके, क्या इसमें संसाधन खर्च नहीं होते हैं? गरीब जनता की पैसा खर्च नहीं होती है? फिर 25 तारीख को आप आएंगे, क्यों? चुनाव के लिए। अब विश्वकर्मा साहब, अपने कांग्रेस पर आ रहा हूं मैं जी। कांग्रेस कभी भी जो लाइन खींच देती है, गतानुगति को लोके न लोके परमार्थिका, ठीक है। एक कांग्रेस ने लाइन खींच दिया जी। अब इसमें और पार्टियां देखें, बाकी राजनीतिक नफा नुकसान की चिंता कांग्रेस उन्हें कभी रही न आज है। कांग्रेस इज क्रिएटर, क्रिएटर की भूमिका। ठीक है। रोहित जी, आप संजय सिंह जी आज तिरंगा यात्रा निकालना चाह रहे थे वाराणसी में, इजाजत नहीं मिली, क्या कहेंगे आप? देखिए दीप जी, बड़ी विडंबना है इस देश की कि यदि कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी ये कहे कि मैं देश में तिरंगा यात्रा या इस शहर में तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं और उसको ये जवाब दिया जाए ये अवैध है। भारत में आप सोचिए, मतलब इस वर्ड को सुनिए जो लेटर में दिया गया है, द रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ लेटर, कि ये तिरंगा यात्रा अवैध है। मुझे बताइए, इस देश में जिसमें हम देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, उसमें तिरंगा यात्रा निकालना ही अवैध हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब हमारे देश में जहां हम देशभक्ति की बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, वहां अगर तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं तो लेटर लिख करके प्रशासन दे रहा है कि ये तिरंगा यात्रा अवैध है। तिरंगे में क्या अवैध है मुझे बताइए? लोगों का तिरंगे के साथ लेकर के चलना क्या अवैध है? आप बताइए। हमने लखनऊ में, नोएडा में, अयोध्या में, आगरा में तिरंगा यात्रा करी, कितनी सफल रही? मुझे एक घटना बता दीजिए हमने कोई अव्यवस्था करी हो, कोई ऐसी चीज आप बता दीजिए मुझे पूरी इन यात्राओं में आपको एक चीज लगी हो कि नहीं ये गैर संवैधानिक थी, या इन्होंने गैर कानूनी किया, या इन्होंने कानून के दायरे से हटके काम किया? हमने बहुत डिसिप्लिन वे में तिरंगा यात्रा निकाली। इस देश में अब अगर तिरंगा यात्रा निकालना अवैध हो गया है, और जहां तक विकास की बात मतलब कहा जा रहा है पूर्वांचल में, आपने जैसे अभी जब इंट्रो दिया तो उसमें बोला कि 116 या 119 सीटें सत्ताधारी दल ने जीता है। अगर इन्होंने काम किया है पूर्वांचल में, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारे बीजेपी के साथी से पूछना चाहता हूं, मुझे ये दावे से कह दें इन पूरी सीटों में एक भी सिटिंग एमएलए का टिकट ये नहीं काटेंगे, क्योंकि इन्होंने विकास किया है। और अगर इन्होंने टिकट काटा तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा कि काम हुआ ही नहीं है। दूसरा बात, वंशवाद की अगर आप बात करना चाहें, इससे ज्यादा वंशवाद का सीधा उदाहरण अभी तुरंत का क्या होगा कि बीजेपी के नेता को आपने किस तरह से उठा करके सभा का उपाध्यक्ष बना दिया। ये वंशवाद का उदाहरण नहीं है। अगर आप मुझे बताइए, किसी नेता का बच्चा बीसीसीआई का सचिव बना दिया जाता है बिना किसी योग्यता के, बिना किसी अहिर्ता के, तो क्या ये वंशवाद नहीं है? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अगर अखिलेश यादव को पॉलिटिक्स में एंट्री ना करा करके इंटरनेशनल टेंडर सारे यूपी में दिला करके एक कंपनी खुलवा दी होती तो ठीक रहता, लेकिन राजनीति में डाल के गलत कर दिया। ये वंशवाद है। लेकिन ये वंशवाद बिल्कुल नहीं है कि आपने अपने दल के नेता के बच्चे को उपाध्यक्ष बना दिया। कैसी विडंबना है? आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, और सिर्फ रायता फैला देने से काम नहीं होता। आप एक सेकंड मुझे और एक सेकंड और दे दिए, एक सेकंड प्लीज। उज्ज्वला योजना की कितनी बढ़ चढ़ करके वाहवाही लूटी गई, मैं बता दूं आपको, आप चेक कर लीजिएगा, 22.84% है रिफिलिंग का रेट।
केवल फैला देना नहीं होता, सस्टेन करना काम होता है। कितना सस्टेनेबिलिटी होगी, कितना लोग उसको बियर कर पाएंगे, ये सब केवल मैं फैलाता चला जाऊं। नोटबंदी से देश को बहुत फायदे होंगे, एक फायदा गिना दीजिए मुझे, क्या हुआ आज तक? तो केवल रायते नहीं फैलाने चाहिए, केवल मुंह की राजनीति नहीं करनी नोटबंदी पर चाहिए। काफी कई चुनाव लड़े जा चुके हैं। 16 के बाद में 17 का चुनाव लड़ा गया और 19 का चुनाव भी लड़ा जा चुका है रोहित जी। लेकिन जीत की सफलता भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है प्रमोद जी के पास। प्रमोद जी, आपने सारी राजनीतिक पार्टियों को किया, आप क्या कहेंगे? आ रहा हूँ रोहित जी। जी राजनीतिक समीकरण जो 22 के चुनाव के हैं, जो एक परिदृश्य बन रहा है, जो दिखाई दे रहा है जी, मुझे लगता है कि अब की कुछ परिदृश्य 17 से अगर कंपेयर करें, जो स्वाभाविक है कि 17 से कंपेयर किया जाएगा जी बिल्कुल, तो बदला परिदृश्य नजर आ रहा है। अच्छा, कुछ बदली सरकार नजर आ रही क्या? तो स्थिति इसलिए भी नहीं, अगर आप देखें तो यहाँ इसमें अभी जो हमारे सोनकर जी ने कहा, इसमें कोई जो राजनीति के हवाई जहाज, हवाई अड्डे बना दिए हैं, एक्सप्रेस वे दे दिया है, मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, सारी चीज़ें ये ठीक है, ये विकास के एक रास्ते या जो आपने गिनाए हैं वो बात भी अपनी जगह पर सही है। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि महंगाई चरम पर है। आटा, दाल, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, ये अपनी जगह पर ये एक बड़ा इशू है जी। इस इशू से आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी मूंद कर नहीं बैठ सकती है, ये वो भी समझ रही है जी। वो यहाँ ना कहा जाए, बात अलग है। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, जैसा कि अभी पाटिल जी ने कहा, ये बात भी सही कि इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये बात भी सच है कि जो बड़े बड़े माफिया थे, भू माफिया थे, इन लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा मजबूत चाबुक चलाया है और सैकड़ों करोड़ रुपए की जो संपत्तियों की जो कब्जे कर रखे थे वो थे, उनको अपने कब्जे में ले लिया। ये बात भी सच है, लेकिन ये भी उतना कड़वा सच है कि चाहे गोरखपुर में व्यापारी की हत्या हो, चाहे महिला के साथ बलात्कार हो, चाहे और राज्यों जिलों में वहाँ अपराध की जो है घटनाएं, उन पर कोई प्रभावी अंकुश नहीं लगा है। तो ऐसी स्थिति में और उससे और अगर आप आ जाइए, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें और ईमानदारी से उसका अगर आकलन करें, तो आप ये देख लीजिए कि किसान आंदोलन पूरे देश में ही और उसका प्रदेश में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से प्रभावी इसका असर होगा, जहाँ लगभग 127 सीटें वहां हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी को उसकी भी अपनी चिंता है। अगर आप देखें उत्तर पूर्वांचल में अगर आप जाएं, तो जहां 156 सीटें हैं 26 जिलों में, वहां पर भी 17 के और 22 के राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 17 में छोटे छोटे दलों को मिला के जो एक नया प्रयोग किया था, राजनीतिक प्रयोग किया था, और वो एक सफल प्रयोग रहा था। उसका परिणाम ये रहा कि 119 सीटें वो और उनके एलाइज जीत के आए थे। मात्र 37 सीटें समूचे विपक्ष के पास, जिसमें इंडिपेंडेंट भी शामिल है, वो आ पाई थी। तो ऐसी स्थिति में वहां के वो समीकरण भी गड़बड़ाए हैं। और समाजवादी पार्टी ने अब की जिस ढंग से जो चुनावी रणनीति बना रही है, वो उसका फोकस भी भारतीय जनता पार्टी के उसी दांव पर, वही दांव चल रही है समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी ने चला था। तो वहाँ छोटे छोटे दल, छोटी छोटी जातियों, उनके लोगों को उसने जोड़ के जो किया, इसलिए मुझे लगता है कि 22 का चुनाव, ये रण जो है वो निश्चित रूप से भीषण होगा, महाभीषण होगा। यही कार्यक्रम का नाम भी है हमारा। दीपक सोनकर जी, ये रण महाभीषण होगा, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं जो 2017 में एक्सपेरिमेंट आपने किया था, छोटे छोटे दलों को अपने साथ में मिलाया था, जो कई दल आपसे छिटक गए, वो समाजवादी पार्टी के पास खेमे में आ गए हैं। 2017 का परिणाम तो अभी आदरणीय भाई साहब ने बताया ही, हम लोगों के सामने आया भी। जहां की बात है कि पूर्वांचल में 2017 से पहले की स्थिति अगर देखेंगे तो लगातार बुखार के कारण लगातार मौतें होती, और अभी इसी को आप देखेंगे नहीं, तो 2017 दीपक सोनकर जी, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तब तो आपने जो समीकरण बैठाले थे, उन समीकरण के आधार पर आपको वोट मिला था।
अब आप विकास के नाम पर लड़े, बात अलग है, लेकिन जो एलआई आपके साथ खड़े थे वो आपसे छिटक गए हैं। एसबी एसपी ने समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया है। वहीं आ रहा हूं मैं वहीं पर आ रहा हूं। जिस तरीके से हमारा पूरा सामंजस्य बना हुआ है, जिस तरीके से वहां पर काम का क्षेत्र बना हुआ है, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी नीचे तक जाकर के जनता से संपर्क कर रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीचे तक जाकर के जनताओं की समस्याओं को लेकर के उनके बीच में योजनाओं को ले जाने का काम कर रही है, जहां हमारे पत्रकार हमारे प्रवक्ता जनता की समस्याएं ये भी है दीपक जी, जो महंगाई है, ये महंगाई डायन खाया जाता है। सारे प्रकार के तेल, चाहे वो गाड़ी में भराने वाला हो या कढ़ाई में चढ़ाने वाला हो, सारे तेल महंगे हैं। मैं आपकी बात पर आ रहा हूं प्रदीप जी, मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं। जहां आदरणीय अभी सपा के प्रवक्ता जी भ्रष्टाचार की बात बता रहे थे, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि सपा की तो आत्मा भ्रष्टाचार में ही बसती है। सपा की तो आत्मा भ्रष्टाचार में ही बसती है। मैं आपको बता दूं कि आपके 2000 चुनाव से पहले नहीं, अभी भ्रष्टाचार पर नहीं जा रहे दीपक जी, भ्रष्टाचार पर बाद में आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कल दीपक जी आपको बताना चाहूंगा गायत्री प्रजापति को रोहित सक्सेना जी कहने आपके अभिवंशवाद है। अखिलेश जी ने कराया था। आपके किसी भी आपकी सरकार में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो ये कह सके कि आप क्या भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है। आप जनता पूछ के देख लीजिए। भ्रष्टाचार का उदाहरण तो आपके सामने आ रहा है। मैं आपको पास आऊंगा डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बनाने के पास आऊंगा, लेकिन पहले दीपक जी से सवाल ले लेते हैं। दीपक सोनकर जी एक सवाल सुन लीजिए भाई। दीपक जी सवाल ये है, दीपक जी, अरे डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी माफी चाहूंगा, आपको रोकना पड़ेगा मुझे। दीपक सोनकर जी सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर पर आप लोग सवाल कह रहे हैं कि हमने माफियाओं को ठोक दिया, लेकिन ये जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं पुलिस थाने में, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। आगरा में हत्या हो गई। देखिए, आगरा की बात हो या अलग अलग जगह की बात हो, जहां भी जिस तरीके की कानून की प्रक्रिया होती है, जहां प्रक्रिया जांच की प्रक्रिया होती है, उस जांच के बाद जो भी दोषी होता है, हमारी सरकार में उसको दोषी मान करके सजा देने का काम किया है। जिसको अपराधी माना है उसको सजा देने का काम भी किया है, चाहे वो आगरा की बात हो चाहे पूरे प्रदेश में कहीं की बात हो। मैं आप सपा के प्रवक्ता जी, सपा की सरकार में जो लोग क्राइम हो जाता है उसके बाद आप कार्रवाई करते हैं, वो अलग बात है। सवाल ये कि क्राइम रुकता क्यों नहीं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था, जब सारी फोर्स हमारे हाथ में है, बॉर्डर हमारे हाथ में है, तो आतंकवादी यहाँ कहां से जाते हैं। सवाल वही खड़ा हो रहा है, कार्रवाई पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये क्राइम हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। जवाब दिया जा रहा है, लगातार बॉर्डर पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लगातार आतंकियों को मुठभेड़ में मारा जा रहा है, ये आपके सामने आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है, लेकिन ये आतंकवादी आ कहां से रहे। हम बाद में आतंकवादी की बात नहीं करेंगे, हम उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले एक ब्रेक के लिए जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कार्रवाई हो रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। माफियाओं की संपत्तियों पर कब्जा किया गया, बुलडोजर चलाया गया, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठोकने की बात की गई, तमाम लोगों का इनकाउंटर हुआ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मानवाधिकार ने जब सवाल खड़े किए, पैरों में गोली मारी गई, इसमें भी कोई कमी नहीं बख्शी गई। फिर सवाल ये है कि आखिर ये हत्याएं हो कैसे रही है, क्राइम है कि कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है, ये अपने आप में सवाल है और यही विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से
जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी के पास चलेंगे। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे हैं, उससे पहले कुछ सवालों के जवाब आपको भी देना पड़ेगा। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवाद पर एक बार फिर से निशाना साधा है आपकी पार्टी पर। अच्छा, एक बात बताइए, वंशवाद की बात देखिए, शीशे जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद आप हर जगह देख लीजिए। राजनाथ सिंह ले लीजिए, उनके पुत्र उसमें हैं। अमित शाह ले लीजिए, उनके पुत्र बीसीसीआई में हैं। कितने ऐसे नेताओं के मैं नाम गिना दूं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, राजनाथ सिंह के पुत्र ठीक है, अमित शाह के पुत्र ठीक है, यहाँ तो एक एक पुत्र ठीक है, यहाँ से 2। आपकी पार्टी में तो 37 सांसद, विधायक, चेयरमैन, और कहते थे कि नॉर्थ इंडिया का बल्कि देश का सबसे बड़ा घराना हो गया है। देखिए, मैं एक चीज आपसे कहूंगा, ये लोग जहां पर भी सत्ता में थे, जहां पर भी जो पद उन्होंने संभाला, क्या उन्होंने वो पद की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं संभाली क्या? हर जगह आप बदायूं चले जाए, वहां पर जो है धर्मेंद्र जी ने बदायूं का कितना बढ़िया डेवलपमेंट किया। आप मैनपुरी चले जाइए, आप कन्नौज आ जाइए, कौन से ऐसे क्षेत्र जिन्होंने इन्होंने काम अच्छे से नहीं किया। इसके बाद में एक चीज आपको और बता दूं, अरे आपने आने जितना वाले डेवलपमेंट समय किया में डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, वहाँ 6 एक्सप्रेसवे बना दिए उत्तर प्रदेश में, एम्स बना दिया, 9 मेडिकल कॉलेज अभी खोल दिए, 900 एमबीबीएस की सीट सर आ रही है। आप तो खुद डॉक्टर हैं जी। एक बात बताइए, जब इन्होंने अभी तक उत्तर प्रदेश में, जब से भारतीय जनता पार्टी का, आप एक चीज देख लीजिए, कोरोना टाइम में क्या मेडिकल मैनेजमेंट इन्होंने किया था? इन्होंने एक चीज कई बार कही जाती साहब, योगी मॉडल, एगी मॉडल, जिसका उत्तर प्रदेश और विदेशों में चर्चा। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आखिर ये योगी मॉडल है क्या? आपने कैसे इलाज किया? आखिर मॉडल है क्या? केवल कहने से एक मॉडल हो गया? लोग जो हैं, मैं आपको बताऊं, अभी कंट्रोवर्सीज देखिए, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगवाने पे लगी हुई है। गिना रहे हैं कि हम ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट वहां लगा रहे हैं। भाई एक बात बताइए, जब डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, एक सवाल और आपसे लूंगा। सवाल यह है कि पूर्वांचल से योगी जी भी आते हैं, मोदी जी भी आते हैं, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी,
महेंद्र नाथ पांडे, अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी, कैसे निपटेंगे आप इनसे, इतनी बड़ी फौज से? देखिए एक बात आपको बताऊं, आप माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की सभाएं देख लीजिए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वहां सभाएं देख लीजिए, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि हम कैसे निपटेंगे। इनसे इस बार जो है जनता खुद निपटेगी। इन्होंने जो है जिस तरीके से जनता के साथ छल किया, जिस तरीके से मतलब आपको जनता जिताएगी? जनता निश्चित तौर पे इन्हें अब बर्दाश्त करने के कतई मूड में। मैं आपको अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब हमने जो है अपराध मुक्त कर दिया। एनसीआरबी की मैं आपको बताता हूँ, रिपोर्टिंग ये है। मैं आपके पास आऊंगा और आपको पूरा मौका दूंगा भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का। जरा कुछ जनता के सवाल है, ले लेते हैं। पांडे जी के पास में चलते हैं। प्रभाकर जी, सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि ये जो दो बड़ी प्रतिज्ञाएं की हैं आपने, 40% महिलाओं को आरक्षण देने की, दूसरा स्कूटी और स्मार्टफोन देने की, क्या लगता है ये आपका बेड़ा पार लगा देंगे पूर्वांचल में? विश्वकर्मा साहब, कांग्रेस का कभी भी कांग्रेस बेड़ा पार की राय कांग्रेस ने कभी किया नहीं जी। ये प्रियंका गांधी जी की अपनी अंतःकरण की आवाज, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में महिलाओं और बच्चियों के शोषित होने के कारण, महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार होने के कारण, शिक्षा का अभाव होने के कारण, शिक्षार्थियों को सही शिक्षा अर्जन करने की व्यवस्था न होने के कारण ये प्रियंका गांधी जी ने निर्णय लिया इससे कि मैं स्कूटी दूंगी स्नातक के बच्चियों को और हाई स्कूल तक के बच्चों को मैं स्मार्टफोन दूं जी। ये अंतःकरण की आवाज कांग्रेस की है। अच्छा। इसमें हमको कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। हाँ। अभी प्रियंका जी अंतःकरण की आवाज पहले क्यों नहीं निकल रही थी सर? विश्वकर्मा साहब, अभी प्रियंका जी आगरा जा रही थी सफाई कर्मचारी के घर पर जाने के लिए, पुलिस ने रोक दिया। एक बच्ची का स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने खुद अपने हाथ से मरहम उसको किया। ये ऐसा जो है कोई ये सब ठीक है, वो अच्छी पिक्चर आप पेश कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। आ रहा हूँ रोहित जी, आपके पास आऊंगा। एक सवाल आखिरी है आपसे कि क्या आपको लगता है ये तीनों चीजें आपको वोट बैंक में कन्वर्ट कर पाएंगी? क्योंकि इससे पहले भी चुनाव में आप राहुल गांधी ने किसानों का कर्जा जब माफ करने का ऐलान किया था तो कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी और लगता था कि जैसे अब सरकार उनकी बन ही गई। जी विश्वकर्मा साहब, ये वोट बैंक शब्द जो है ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का शब्द है। ये कांग्रेस के शब्द नहीं रहे, क्योंकि ये वोटर्स को बैंक ये समझते हैं। आम जनमानस से कांग्रेस प्रेम करती है, करुणा का भाव रहता है, आत्मीयता का भाव रहता है। भाई जो आम जनता को वोट बैंक समझो, ये बात कहे। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये नहीं है। जनता मेरे लिए आत्मीय है। हाँ। जनता की जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ा रही है। आपको भी जनता ही चुनाव जीता नहीं जी नहीं, हमको भी नहीं, वह बात नहीं कहूँगा जो कोई पार्टी ने कहा, हमारी नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो सकृत्य न होना हमको आगे बढ़ा रही है। ठीक है। रोहित सक्सेना जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। पहले मेरे दो सवाल सीधे सीधे हैं, सीधा जवाब चाहूंगा। जैसे कि हमारे बीजेपी के भाई दीपक भाई ने भ्रष्टाचार की बात करी, मुझे ये बताइए, जब दुनिया में $141 प्रति बैरल तेल बिक रहा था, तब इंडिया में 50 रुपए लीटर का पेट्रोल बिकता था। आज जब 64 रुपए बैरल का तेल पूरे दुनिया में बिक रहा है, कच्चा तेल, तो 100 रुपए का डीजल बिक रहा है। इसे किस तरह के भ्रष्टाचार में रहेंगे? दूसरी बात, अभी ये बात हाल में आपने सुना होगा, कहा गया देश में कोयले की किल्लत हो गई। 2 साल देश में कोई फैक्ट्री, कोई कारखाने नहीं चले, लेकिन कोयले का उत्पादन 100% हुआ और ये कहा गया कि इसकी वजह से बिजली की किल्लत होगी। आप बताइए, जब कोयले का उत्पादन हुआ, कहीं कारखाने चले नहीं, कोयले की किल्लत कैसे हुई? क्या ये ना माना जाए कि इसको बिजली की किल्लत पैदा करके प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीदने के लिए विवश किया जाएगा? ये भी एक भ्रष्टाचार होगा। आपको नहीं लगता है भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा? मेरा एक और सीधा सवाल, जैसे आपने बताया कि 5 से 6 कद्दावर नेता हमारे केंद्र के उत्तर प्रदेश से आते हैं। दीपक भाई, मुझे ये बता दिए, 7 साल में उत्तर प्रदेश में, चाहे पूर्वांचल हो चाहे पश्चिमांचल हो, पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी और कितने आदर्श ग्राम बना दिए गए हैं? सीधे सवाल है, सीधे जवाब चाहूंगा। ठीक है, रोहित सक्सेना जी आपके जवाब दिलाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रमोद गोस्वामी जी को भी चर्चा में दोबारा ले आते हैं। प्रमोद जी, आप सबको सुन रहे हैं, क्या लगता है कि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और सत्ता पक्ष का अपना नैरेटिव है कि वो उसी नैरेटिव पर चलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ने
जो नैरेटिव सेट किया है उससे वो अपने को बाहर कैसे ले जा सकते हैं जी, उससे उसमें वो रहेंगे, लेकिन यथार्थ पर क्या है वो एक बड़ा सवालिया निशान लेके चलेगा इस तारीख में। जी। लेकिन दो चीजें जो अभी आपसे बात हो रही थी कि, और मैंने जो पहले कहा था कि आपकी परिदृश्य में 17 की तुलना में कुछ अलग है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वही किसानों के उसमें आप लखीमपुर चले जाइए, वहाँ का मामला ले लीजिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बेटे के और उनके लोगों पर कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा। इसको लेके पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं एक चर्चा तो है नहीं, लेकिन सर ये है ना कि इतना बड़ा प्रदेश है, कुछ ना कुछ तो क्राइम होता ही रहेगा ना। अब जीरो क्राइम तो हो नहीं सकता है। देखिए वो क्राइम एक बड़ा देश के माफी का प्रदेश। वो क्राइम अपनी जगह। अरे अपराधी अपराध करे समझ में आता है, नेता अपराध करेगा क्या? आम क्राइम से उसको आप नहीं दे सकते। दूसरी बात ये है कि जिस ढंग से देखें कि हालांकि अभी जो कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी ने जो जिस ढंग से 40% महिलाओं की बात करके वो सारे राजनीतिक दलों के समीकरणों को भी गड़बड़ाया है। अब उनको मजबूर होना पड़ेगा जो उन्होंने, और ऐसा नहीं है सीटों का तो राजनीतिक दलों ने अपनी चीजों को कील काटे दुरुस्त कर ली थी कि कहाँ नहीं, लेकिन सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी तो अब विकास के रथ पर सवार है ना। 9 मेडिकल कॉलेज, अब कह रहे हैं कि 45 मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट को, सबको 48 पूरे प्राइवेट को मिला करके, और 9 अभी और खुलने जा रहे हैं। 45 नहीं, जी इस प्रदेश की जनता जो है उसको गरीबी जी, उसकी महंगाई, युवा की बेरोजगारी, ये मेडिकल कॉलेज से इसकी भरपाई तो नहीं होती। बिल्कुल। या एक्सप्रेस वे से इसकी, ये ठीक है, ये विकास के कार्य हैं, अच्छे हैं और उसका प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उसके साथ साथ इस पहलू को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? बिल्कुल। दूसरे, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं कोई उस आधार पर नहीं कह रहा हूँ। अगर आप देखें कि कांग्रेस, जिसको कि हम सभी राजनीतिक परिदृश्य में गलियारे में कांग्रेस के सबसे कमजोर संगठन की पार्टी के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जो उन्होंने प्रियंका गांधी ने रैली की, वहां पर कैसे आई, क्या आई, ये डिबेट का विषय हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन वहां एक अच्छी खासी एक लंबे समय के बाद कांग्रेस की किसी ऐसे आयोजन में जनता का जुड़ाव दिखाई दिया। बिल्कुल। अगर आप देखें समाजवादी पार्टी नहीं, लेकिन सवाल ये भी है ना सर, एक और प्रियंका मेहनत कर रही है, दूसरी ओर उनके सलाहकार उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। वो ये कांग्रेस का अपने अंतर विरोध से ही कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो अपने आंतरिक चीजों को, अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत नहीं कर पा रही है, और लेकिन वो कहीं 40% की बात करके और अच्छी चीजों को लेके आ रही है। अभी जो पांडे जी ने कहा कि ये उनकी अंतरात्मा की आवाज है, पांडे जी से इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, राजनीति कर रहे हैं, इसमें अंतरात्मा नहीं चलती। ये आप कह सकते हैं, आप चूंकि प्रवक्ता है, आप कहिए कि उनकी अंतर, लेकिन राजनीति में अंतरात्मा का कोई लेना देना नहीं होता। और राजनीति अगर हो तब तो फिर राजनीति का इसमें स्वरूपी और चरित्र बदल जाएगा। तो वो भी मुझे तो इसलिए अब की परिदृश्य निश्चित रूप से 22 का चुनाव जो है वो। अच्छा, दूसरी एक चीज और प्रदीप जी, आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समूचा विपक्ष, पूरे देश के राजनीतिक बड़े राजनीतिक दल यहाँ पर चुनाव में आपको दिखाई देगा, चाहे वो ममता जी हो, चाहे शरद हो, चाहे लालू जी के हो, चाहे अन्य, पूरा, चाहे स्टालिन भी हो, स्टालिन भी आ सकते हैं। इनके पास ले देखिए योगी जी और मोदी जी, दो इनके पास ऐसे प्रभावी प्रवक्ता है कि वो कितना काउंटर करेंगे, ये एक बड़ी बात होगी। ठीक बात। दीपक जी, मैं आपके बता रहा हूँ, आप पहले तो सारे लोगों का जवाब दे दीजिए, फिर मैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता से कहूंगा कि वो आपसे सवाल पूछ ले। ठीक है, मैं सब देखिए, अभी जहां भाई साहब बता रहे थे बेरोजगारी की बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख सरकारी नौकरी देने का काम 4.5 वर्षों में किया है। 3 लाख संविदा कर्मियों को भी नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 वर्षों में किया है। जिस तरीके से विकास की लहर एक दौड़ रही है, एक उपलब्धियों की लहर दौड़ रही है, चाहे वो एक्सप्रेस वे की बात हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे आप लोग कहते नौकरी नहीं दिया, और दीपक जी कह रहे 40 लाख लोगों को नौकरी दिया। देखिए प्रदीप जी, जिन एम्बुलेंस के ड्राइवर से कुछ दिनों पहले लाइव मुखातिब हुआ गया था, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है उत्तर प्रदेश में।
आप 4.5 बताइए, लाख का भी कुछ दिन पहले हो उसका इतना गया। प्रोपेगेंडा हुआ था, जिन एम्बुलेंस के आपने- ड्राइवर्स आपको को, अगर जवाब देना तो जवाब सुन लीजिए। जिन एम्बुलेंस के जवाब सुन ड्राइवर्स लीजिए। को लाइव बैठा करके पूरे मीडिया को दिखाया गया, उत्तर प्रदेश में उनको नौकरी से निकाला रहा। मेरा ट्वीट देखिए, कितने बच्चे परेशान हैं, हजारों की संख्या में बाहर निकाले जा रहे हैं। ये रोजगार है? अभी होमगार्ड्स को निकाल रहे थे। शिक्षा भर्ती के घोटाले की बात आप देखिए कि जो मंत्री है वही कहता मैं गरीब हूं, मेरे भाई को उसकी नौकरी। ये रोजगार है? इस तरह से रोजगार देना है? मैंने जो सवाल पूछे, मेरे हिसाब से दीपक भाई को उसके जवाब देने चाहिए। सीधे सवाल थे और मुझे लगता है आज आप जवाब दे के जाएंगे। आप जवाब सुन कहा रहे हैं। हाँ, मैं दीजिए सीधे दीजिए। जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब सुनना कहाँ चाह रहे हैं? अरे मैं बिल्कुल तभी सवाल पूछा है, सुनना चाह रहा हूँ। भाई 4.5 से जब आप 40 लाख कहोगे तो फिर भाई मजबूरी तो होगी काउंटर करना आपको। नहीं, आप देखिए ना जाकर के, आप देखिए मिला है सबको। अरे आपके श्रम मंत्रालय के नौकरी गिनेंगे और मनरेगा में भी जो नौकरी दिया उसको नौकरी गिनेंगे तो नौकरी का क्या कहेंगे? श्रम मंत्री को यहाँ आरटीआई का जवाब दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दुगनी हुई है। दीपक भाई, श्रम मंत्री के मंत्रालय से जवाब आया है आरटीआई का कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दुगनी हुई है। तो कौन दे रहा है ये? आपके मंत्री? अरे श्रम मंत्री के डेटा है भाई, आपके श्रम मंत्री का डेटा है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दुगनी हुई है। बताइए, आरटीआई का जवाब दिखाऊं आपको? आरटीआई का जवाब दिखाऊं आपको? आपके श्रम मंत्री के मंत्रालय का आरटीआई के लिए जवाब है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दुगनी हो गई है। मैं आपको दिखा रहा हूं। कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं? आपके मंत्रालय से इंफॉर्मेशन आ रही है। अरविंद गुप्ता जी को भी मौका दे देते हैं। नहीं, मैं जैसे रोजगार की बात कही, मैं इनको आरटीआई जवाब दिखा रहा हूँ। श्रम मंत्रालय बोल रहा है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दुगनी हो गई। जिन एम्बुलेंस के ड्राइवर्स को आप बैठा करके पूरे देश की मीडिया को दिखाते हैं, लाइव मुखातिब हो रहा हूँ, उनको नौकरी से निकाल दे रहे हैं आप। के लिए अपराध जो है सबसे ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट ये हो रहा है। 2019 में फिर नौकरी से निकाला जा रहा है एम्बुलेंस के ड्राइवर्स को। बेचारे रो रहे हैं मुझे ट्वीट करके कि मुद्दे को उठाइए। उत्तर प्रदेश में की बात कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको। सबसे ज्यादा हो रही है। 2769 जो है केस दर्ज हुए हैं। अब आप समझ लीजिए कि यूपी में ये मेरे डाटा नहीं है, एनसीआरबी की डाटा है। इसमें 17 से 19 तक उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा अपहरण के मामले दर्ज हुए। बच्चों के खिलाफ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। बस 2020 में 15,271 मामले दर्ज हुए। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनता का प्रदेश है। मैं आपकी बात मानता हूं। देखें इसको तो आप स्वीकार 5वां या 7वां देश है। अरे तो जब ये चुनाव लड़े होंगे इनको पता होगा ना, 22 करोड़ जनता का प्रदेश है। जब चुनाव लड़े थे तब तो पता होगा कि नहीं अचानक से 22 करोड़ हो गए हम लोग। अचानक से 22 करोड़ नहीं हुए ना। ये 22 करोड़ का प्रदेश था तो चुनाव के समय पता रहा होगा। उसकी तैयारी करके आना नहीं चाहिए था। बात रख लीजिए आप। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि देखिए, सीधी सी बात है, तो ये स्वीकार करिए। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि साहब हमने तो बिल्कुल अपराध मुक्त कर दिया, माफियाओं से मुक्त कर दिया? कौन से माफिया? दीपक जी, आप अपना जवाब दे दीजिए। आपने माफियाओं की पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी। जहां आप खतरनाक है किसी राज्य के लिए। सवाल सुन लीजिए, राज्य में माफियाओं की पैरेलल गवर्नमेंट बात कर रहे हैं। पिछली सरकार में अपराध तो दर्ज होता ही नहीं था। हमने तो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की भी प्रवृत्ति की है। हमने तो थानों में थाने जाकर के थाने जो है वो अखिलेश जी ने करी थी। आप समझ लीजिए, डायल 100 अखिलेश जी ने शुरू किया, 102 अखिलेश जी ने शुरू किया, 108 अखिलेश जी ने शुरू किया। आपने तो कुछ शुरू ही नहीं किया। सरकारों में जब एनसीआर का आंकड़ा इसलिए डाउन रहता था कि आपके यहाँ तो अपराध दर्ज ही नहीं होता था। हमारे यहाँ दर्ज, आपके यहाँ दर्ज, हमारे यहाँ दर्ज करने की प्रथा शुरू हुई है। आप यूपी पुलिस की वेबसाइट देख लीजिए, अखिलेश यादव जी ने लॉन्च कराई थी। यूपी पुलिस का जो डायल 100 का हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में अखिलेश जी ने बनवाया, जिससे स्वदेशी कंट्रोल होता है, ना कि लोकल लेवल पर कंट्रोल हो रहा होता है। विकास की लोर धड़िए, आप लोगों को ये विकास आपने कितना कराया वो मैं देख रहा हूँ। आप लोगों को ये पच नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में जनता आपको इस बात का जवाब देगी। भाई साहब, आपका श्रम मंत्रालय कह रहा है बेरोजगारी दुगनी हो गई है।
आपका ने श्रम आपको मंत्रालय बहुत कह रहा उत्तर उम्मीदों के प्रदेश साथ का, चुना था, लेकिन आप कहीं पर भी उनकी दीपक उम्मीदों पर जी, खरे नहीं उतरे हैं। श्रम मंत्री आपने उत्तर आपके, प्रदेश को दीपक उत्तम जी, प्रदेश श्रम नहीं, मंत्री आपने आपके उल्टा स्वामी प्रदेश बना प्रसाद दिया मौर्य है। जी ये जो दो सरकारों नंबर पर बनाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मंत्रालय ने कहा है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दुगनी हो गई, आरटीआई का जवाब दिया है। कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं आप बताइए, आपके मंत्री ने आरटीआई जवाब का झूठ दिया है? पा रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ? डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिए, आप बताइए दीपक भाई, आपने डेवलपमेंट कराया, जानते कहाँ कराया? दीपक भाई आप बताइए, आपके श्रम मंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दुगनी हुई है। कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं? क्या आपके मंत्री आरटीआई का जवाब गलत दे रहे हैं क्या? आपके मंत्री ने कहा है, श्रम मंत्रालय ने कहा उत्तर प्रदेश के कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दुगनी हुई है। बताइए उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल या पूर्वांचल में कितनी स्मार्ट सिटी बना दी आपने, कितने आदर्श गांव बना दिए? 7 साल हो गए ना आपको, मुझे बताइए मैं दीपक जी कितनी स्मार्ट सिटी बन गई? अरे कितनी स्मार्ट सिटी बन गई, नंबर बताइए। ऐसे पूरे क्षेत्र को स्मार्ट सिटी बनाने का काम प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर के करा है। अरे कहाँ है? बताइए बन गए, कहाँ है? बताइए जो आपने बना दिया। कहाँ है आदर्श गाँव? बन ही रहे। आदर्श गाँव बताइए, एक का नाम बताइए ना, एक का नाम बताइए, एक का नाम बताइए। क्या अरे आप एक का नाम नहीं बता पा रहे हैं। अरे आप केवल नाम बताइए, एक का नाम नहीं बता पा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? जनता के पास जाएंगे, आप जनता एक के का बीच नाम में नहीं बता जाएंगे। पा रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, नमामि गंगे योजना आपको एक का नाम बता दीजिए, मैं अभी डिबेट में कह दूंगा। आपने सब सही किया, एक का नाम बताइए, बताइए स्मार्ट सिटी कौन सी बना दी आपने? बताइए आदर्श गांव, एक नाम बताइए, मैं कह दूंगा डिबेट में। आपने सब कुछ सही जवाब दे दिया, एक आदर्श गांव का नाम बताइए। क्या बात कर रहे हैं? बरेली का आप उदाहरण देख सकते हैं। अरे उदाहरण नाम बताइए। अरे आपको पता ही नहीं है, बरेली के अंदर सारी सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश के गड्ढे देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश के गड्ढे देख रहे हैं आप? लखनऊ कानपुर हाईवे जो मेन हाईवे है उसके गड्ढे देख रहे हैं आप? 6 जून 2017 तक कहा था आपने पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। 6 जून। इतने गड्ढे यहाँ पर सब तो नहीं भरे जा सकते ना, थोड़ा तो रियायत करना। अरे प्रदीप जी, लखनऊ से कानपुर आप आते हैं? प्रभाकर जी के पास चलेंगे, प्रभाकर पांडे जी लखनऊ से कानपुर आते हैं? ठीक है रोहित सक्सेना जी, लखनऊ से आपकी बात हो गई। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, दीपक सोनकर जी आपकी बात भी हो गई। प्रभाकर पांडे जी के पास चले। प्रभाकर जी आप ये बता दीजिए मुझे कि क्या ये जो नैरेटिव सेट किया वो तो सब ठीक है, लेकिन संगठन आपका है नहीं और आप अंतर विरोधों से आप उभर नहीं पा रहे हैं। इन दोनों चीजों से आप कैसे उभरेंगे? विश्वकर्मा साहब, गोस्वामी साहब का एक मैं प्रत्युत्तर नहीं जी, बहुत आदर पूर्वक उत्तर देना चाहता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी के शब्द हुआ करते थे अंतरात्मा की आवाज जी, तो उनके शब्द जो है देश को सर्वनाश करने के लिए थे। लेकिन जो मैंने कहा ये प्रियंका की अंतरात्मा की आवाज, ये प्रदेश और देश के उद्भव और विकास के लिए है। उनके और हमारे आपकी आत्मा पवित्र है तो वही और दूसरे की आत्मा पवित्र नहीं विश्वकर्मा साहब, उस आत्मा पवित्रता की बात नहीं है, राजनीति की शुचिता और अशुचिता की बात है जी। राजनीति को भारतीय जनता पार्टी और इनके बैकबोन कहलाने वाले संगठन अशुचिता जरूर पैदा कर दिए। नहीं वो सब ठीक है, बहुत मेरा सवाल पैदा अभी भी कर वहीं पर दिए। इंटैक्ट है। तो ये बात तो गोस्वामी साहब जरा उनकी अंतरात्मा की आवाज घूम के आ गई तो थोड़ा सा भ्रमित हो गए, समझ नहीं पाए बात को, कोई बात नहीं। अब आप में क्या आपने पूछा? सवाल मेरा ये था कि आपकी पार्टी अपने अंतर विरोधों से नहीं उभर पा रही है। पंकज मलिक जी छोड़ के चले गए, एक और जाट नेता जो प्रियंका के सलाहकार थे वो सपा का दामन थाम लिया उन्होंने, सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। विश्वकर्मा साहब जी, कांग्रेस पार्टी में जो स्तंभ का स्वरूप है वह लोकतंत्र है। कांग्रेस में लोकतंत्र की व्यापकता है और उसमें कोई कृपणता नहीं है। कोई पार्टी हमारे जो भी नहीं पदाधिकारी थे, कृपणता नहीं, ठीक बात है, आप कंजूसी नहीं करते, लेकिन ऐसा भी लोकतंत्र किस काम का जिसमें सचिन पायलट चले जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले जाते हैं, सरकार खरा तुड़वा देते हैं आपकी। लखनऊ में तमाम आपके लोग सीनियर लोग छोड़ के चले गए। ये सारे लोग जब दूसरी पार्टी में होते हैं तो भ्रष्ट होते हैं, इधर आते ही साफ हो जाते हैं। छोड़ के गए, इधर आते ही सारे साफ हो जाते हैं, दूसरी पार्टी में रहेंगे सब भ्रष्ट हैं, जरा जरा सब बेईमान होंगे, इधर आते ही साफ हो जाएंगे। जरा सुने तो उसमें है जी, जरा एक मिनट जी जल्दी। अब उसमें हुआ क्या विश्वकर्मा साहब कि ये जो हमारे कांग्रेस पूर्व नेताओं का नाम बता रहे हैं वो जो अंतर्द्वंद की बात, हमारे कांग्रेस में कोई अंतर्द्वंदता नहीं है। अपनी बातों को मंच पर कह रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं
और उनके मन मिजाज नहीं मिले, लेकिन खंड खंड में बटी हुई आप देखिए ना, नहीं, आपके नहीं। अभी भी जितने लोग हैं उसमें कई 4-5 गुटों में लोग बटे हुए हैं। कांग्रेस नहीं कैसे खड़ी होगी? प्रदीप जी एक आखिरी सवाल मेरा ले लीजिए, नहीं समय निकल जाएगा। एक आखिरी सवाल ले लीजिए, देश के किसी शहर में तिरंगा यात्रा निकालना अवैध क्या है? देश के किसी शहर में तिरंगा यात्रा निकालना अवैध क्या है, इसका सब जवाब दे दीजिए। प्रमोद गोस्वामी जी। प्रमोद जी देखिए, ये 2022 के चुनाव को अगर देखें तो जो मैंने आपसे पहले कहा कि राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। यहाँ अगर आप देखें तो कांग्रेस ने भी अब अपने को संगठन उसका जरूर कमजोर है, लेकिन उसने एक सक्रियता दिखाई है। उसका नुकसान कहाँ होगा ये सोचने का सवाल होगा। दूसरा, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा मजबूत संगठन है, ये एक उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। विपक्ष बिखरा हुआ है, बिल्कुल उसके वोटों का बंटवारा क्या जो इधर उधर बिखरेंगे उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। इन्हीं सब आधार पर जहां इधर मैंने कहा कि महंगाई और ये चीजें बीजेपी को एक डेंट करने की कोशिश करेगा, विपक्ष उस मुद्दे को बनाएगा, तो वही भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, ढांचा है, उसके कार्यकर्ता है, मुस्तैदी से लगेंगे और विपक्ष का जो बिखराव है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं उसका लाभ लेने की कोशिश करेंगे। ठीक बात। तो इस लिहाज से ये चुनाव 17 की अपेक्षा कहीं ज्यादा बदलाव वाला और कहीं ना कहीं ये बड़ी लड़ाई वाला 22 का चुनाव होने चाहिए। मतलब वही रण महाभीषण होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात यही है कि लाख बुराइयां हो, सारे प्रकार के तेल महंगे हो गए हो, खाद्य पदार्थ का तेल से लेकर के डीजल हो या पेट्रोल हो महंगा हो गया है, और खाद्य पदार्थ भी सारे महंगे हो गए, बहुत चीजें महंगी हो गई, इस बात में कोई शक नहीं है। बेरोजगारी भी है, कई घटनाएं भी ऐसी हो गई हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी की छवि को डेंट किया है। इन सब के बावजूद दो बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी का विशाल संगठन, उनके धुरंधर नेता और विपक्ष का बिखराव, ये दो ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को एज दिला सकता है। अब विपक्ष कैसे इन सब चीजों से पार पाएगा, कैसे उन नैरेटिव्स को जो सेट किए हैं उनको आगे बढ़ा पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और पूर्वांचल किसके लिए जीत की राह आसान करेगा, ये भी काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद।